बच्चों, उस दो ध्रुवीयता के अंत में आपने सोवियत संघ क्या था, उसकी उपलब्धियां क्या थीं, कमियां क्या थीं और उन कमियों के कारण जो उसका विघटन हुआ, विघटन का क्या प्रभाव पड़ा, ये सब आपने जाना। दो ध्रुवीयता चैप्टर में एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी से क्या तात्पर्य है, इसके क्या परिणाम हुए। बच्चों, ये प्रश्न जो है ये पूछा जाता है अक्सर, ये छोटे में भी आ सकता है, आपके 2 अंकों में भी आ सकता है, 5 अंकों वाले में भी आ सकता है या 6। अब इसमें शॉक थेरेपी का अर्थ है, थेरेपी मतलब उपचार, शॉक मतलब आघात, आघात देकर उपचार करना, जो मेडिकल टर्म्स में आप लोग परिचित होंगे। यहाँ पर हमारे विषय के अनुसार शॉक थेरेपी का अर्थ है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मार्गदर्शन में सोवियत संघ के गणराज्यों द्वारा साम्यवादी व्यवस्था को पूंजीवादी व्यवस्था में बदलने के लिए अपनाई गई विधि। तो मुख्यतः आप इसमें ये टर्म याद कर लीजिए, साम्यवादी व्यवस्था को पूंजीवादी व्यवस्था में बदलने का जो तरीका अपनाया गया उसी को शॉक थेरेपी कहा गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो सोवियत संघ की व्यवस्था थी वो किस विचारधारा पर आधारित थी, साम्यवादी विचारधारा पर आधारित थी। 1991 तक ये साम्यवादी व्यवस्था की अंतर्निहित कमियां उजागर हो गई। उसके बाद जो ये 15 गणराज्य देश थे उन्होंने अपनी व्यवस्था को साम्यवादी से बदलकर पूंजीवादी कर दिया, जैसे तानाशाही से बदलकर लोकतंत्र किया, अर्थव्यवस्था को साम्यवादी से बदलकर पूंजीवादी किया। तो इसको बदलने का जो तरीका अपनाया गया वही कहा जाता है शॉक थेरेपी। और इसे शॉक थेरेपी क्यों कहा गया, क्योंकि ये पूरी व्यवस्था अचानक से लागू कर दी गई, एक ही दिन नियम बनाकर इसको लागू कर दिया गया, धीरे धीरे सुधार नहीं किए गए। इसलिए इससे क्या हुआ कि अर्थव्यवस्था को एक आघात सा पहुंचा। अचानक से कोई परिवर्तन होता है तुरंत, और पूरा परिवर्तन अचानक हो जाए तो व्यवस्था पे एक आघात सा लगता है, इसीलिए इसके लिए एक सिंबॉलिक टर्म रख दिया गया शॉक थेरेपी। किसके द्वारा निर्देशित थी ये, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसकी विशेषताएं क्या थी, क्या क्या मेन इंग्रेडिएंट्स थे, तत्व थे शॉक थेरेपी के। सबसे पहला, स्वामित्व का सबसे प्रभावी रूप निजी स्वामित्व माना गया। निजी स्वामित्व मतलब आपको याद करिए, सोवियत व्यवस्था जब आई उसने निजी संपत्ति का अंत कर दिया, लेकिन यहाँ पर वापस निजी संपत्ति को वापस लाया गया कि चाहे ज़मीन हो, कृषि भूमि हो या फैक्ट्री हो, उद्योग हो, जो निजी स्वामित्व मतलब व्यक्तियों का नियंत्रण ज़्यादा अच्छा होता है बजाय कि राज्य के नियंत्रण के। दूसरी चीज़, उल्टा प्रोसेस, जो राज्य ने जितने उद्योग, कृषि की भूमि, फैक्ट्री, कारखाने, बैंक जो राज्य के नियंत्रण में थे, उन सभी को राज्य के नियंत्रण से हटाकर व्यक्तियों को बेच दिया गया, निजी लोगों को उनको बेचकर उसका निजीकरण कर दिया गया। अब उद्योगों पर, कृषि भूमि पर या अन्य जितने भी इस तरीके के उत्पादन के साधन हैं, संस्थान हैं, वो सब राज्य के नियंत्रण में न रहकर व्यक्तियों के नियंत्रण में आ गए। सामूहिक खेती के स्थान पर व्यक्तिगत खेती के तरीके अपनाए गए। जब तक जो ज़मीन थी, कृषि भूमि राज्य के नियंत्रण में थी, तो वो राज्य के नाम पर उन सब की सामूहिक खेती एक साथ होती थी। अब वो अलग अलग लोगों को बेच दिए जाने के कारण अब खेती का कौन सा रूप हो गया, व्यक्तिगत खेती आ गई। व्यापार को विकास का मुख्य स्रोत माना गया। अभी तक जो आयात निर्यात था,
आपने पढ़ा था कि सोवियत संघ प्रणाली की विशेषता थी आत्मनिर्भरता। आयात पर बहुत ज़्यादा वो निर्भर नहीं था, लेकिन अब उसके उलट व्यापार का मतलब होता है आयात और निर्यात बाहरी देशों से, उसे विकास का मुख्य स्रोत माना गया कि जितना ज़्यादा व्यापार बढ़ेगा उतना ज़्यादा जो है देश का विकास होगा। और मुक्त व्यापार प्रणाली का मतलब कि व्यापार की जो नियम है, व्यवस्था है, उस पर राज्य का नियंत्रण न्यूनतम होगा। मुद्राओं की परिवर्तनीयता, व्यापार या खरीद फरोख्त जब भी होती है धन के माध्यम से, मुद्रा के माध्यम से होती है, तो एक देश की मुद्रा दूसरे देश में एक्सेप्ट हो सके, स्वीकृत हो, इसके लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की तरफ से जो एक देश और दूसरे देश की मुद्रा है, करेंसी है, उसकी आपस में बदलने की जो व्यवस्था है, परिवर्तनीयता है, उसको लागू किया गया। ये सब हम पढ़ रहे हैं शॉक थेरेपी में क्या क्या मेन परिवर्तन लाए गए, उसकी विशेषता क्या थी। जो 15 गणराज्य थे, जो नए देश बने थे, उन सबको पश्चिम देशों की अर्थव्यवस्थाओं से जोड़ा गया व्यापार के माध्यम से, और साम्यवाद से राष्ट्रवाद में संक्रमण के अलावा कोई अन्य विकल्प स्वीकार नहीं किया गया। मतलब सिर्फ यही एक तरीका 15 गणराज्यों पर लागू किया गया, इसके अलावा कोई अन्य तरीका भी हो सकता है, ऐसा स्वीकार नहीं किया गया। तो शॉक थेरेपी की ये मुख्य विशेषताएं थी। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले निजी संपत्ति को फिर से आरंभ कर दिया गया। जितनी भी राज्य के नियंत्रण में कृषि जमीन थी, उद्योग थे, फैक्ट्री, कारखाने, बैंक इत्यादि सबको बेच दिया गया। निजीकरण, निजी हाथों में निजी व्यक्तियों के व्यक्तिगत खेती के तरीके, सामूहिक खेती अंत हो गया। व्यापार, आयात निर्यात दूसरे देशों से शुरू हुआ। मुद्रा की जो परिवर्तनीयता थी जिससे व्यापार हो सके वो आरंभ किया गया। और शॉक थेरेपी या यही एक तरीका जो है वो स्वीकार किया गया, जिसके माध्यम से ये 15 गणराज्यों की अर्थव्यवस्था पूंजीवाद में परिवर्तित हो सकती है। परिणाम क्या हुए इसके, ये एक तरह से कुख्यात ही है शॉक थेरेपी। इसका परिणाम क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, जो अभी तक 1917 के बाद से जो रूस और सोवियत संघ के 15 गणराज्यों में जो राज्य के द्वारा नियंत्रित निर्देशित उद्योग धंधे थे, औद्योगिक संरचना थी, वो एकदम अचानक से ही ध्वस्त हो गई, क्योंकि सारे उद्योग, कृषि सब बेच दिए गए। तो राज्य नियंत्रित और निर्देशित औद्योगिक संरचना, ध्वस्त का मतलब एकदम खत्म हो जाना। दूसरी चीज़, रूसी मुद्रा और अन्य गणराज्यों की मुद्राओं का अवमूल्यन किया गया। उनकी जो मूल्य था वो अन्य देशों के मुकाबले, पश्चिमी देशों के मुकाबले वो कम हो गया, मुद्रा का मूल्य। सामाजिक सुरक्षा प्रणाली, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो सामाजिक सुरक्षा प्रणाली थी सोवियत संघ की, वो अचानक से बंद हो गई, जिससे कि आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। एक जो लगातार 2-3-4 पीढ़ी जो सामाजिक सुरक्षा के दायरे में रहती चली आ रही थी कि उसको बुनियादी सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाना, रहना मिलेगा, वो अचानक से जब बंद कर दिया गया तो लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। 90% उद्योग निजी औने पौने दामों पर बेच दिया गया। औने पौने दाम का मतलब कि बेचने की जल्दी थी, ये नहीं देखा गया कि उसकी सही कीमत राज्य को प्राप्त हो। तो जो भी खरीदार मिला, जितना भी पैसा मिला, राज्य के उद्योगों को बेच दिया गया। इन सब कारणों से, और दूसरी बात ये भी था कि चूँकि साम्यवादी व्यवस्था थी अभी तक सोवियत संघ के इन 15 गणराज्यों में, तो किसी भी व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा धन नहीं था। धन निकला तो किसके पास, माफिया या ऐसे लोग जो काला बाजारी में थे या गैर कानूनी कार्यों में थे, उन्हीं के पास गैर कानूनी संपत्ति के रूप में धन मिला, और वही जो है इन उद्योगों को खरीदने में सक्षम हो सके। जो आम आदमी था उसके पास निजी संपत्ति ही नहीं थी, तो इतना धन भी नहीं था। तो ज़्यादातर जो अर्थव्यवस्था का कंट्रोल है वो गैर सामाजिक लोगों के नियंत्रण में चला गया, ये भी इसका एक नुकसान रहा।
इन सारे परिवर्तनों से लगभग 10 वर्षों तक रूस और बाकी जो ये 15 गणराज्य जो नए देश बने थे, वहाँ की अर्थव्यवस्था काफ़ी डामाडोल रही। तो इसे शॉक थेरेपी के रूप में समझा जाता है बच्चों। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये सारी, उसकी विशेषता, अर्थ और परिणाम आप लोग अवश्य याद कर लेंगे। थैंक यू बच्चों।